मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रीलिम्स के। सबसे पहला टॉपिक है प्रीलिम्स में यूएन रिपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ टीआरएफ अ बूस्ट टू इंडियाज एंटी टेरर ड्राइव। ऑफिशियल्स ऐसा बोल रहे हैं। तो इंडियाज ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रिसीव्ड अ बूस्ट विद द मॉनिटरिंग टीम ऑफ 1267 सैंक्शंस कमेटी। तो 1267 सैंक्शंस कमेटी आप सभी को पता है ये क्या है, ये टेररिज्म के से रिलेटेड है। ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, इन इट्स रिपोर्ट फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम टेरर अटैक विच किल्ड, कितने लोग मरे थे उसमें, 26 सिविलियंस। तो टीआरएफ इज बिलीव टू बी अ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लश्कर ए तैयबा। ठीक है, लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड टीआरएफ एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो की फैक्ट्स में देखते हैं कि 1267 जो सैंक्शंस कमिटी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग सैंक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट एंटिटीज एसोसिएटेड विद अलकायदा ISIL। वैसे ही टीआरएफ की बात की जाए तो रेजिस्टेंस फ्रंट एमर्ज्ड पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 के बाद ये आया, मतलब ओरिजिनेट हुआ था। एंड दैट हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्रॉक्सी आउटफिट बाय LET, लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा को बैन किया था यूएन ने, यूएसए ने और इंडिया ने, और ये रिस्पॉन्सिबल है 26/11 मुंबई अटैक्स के लिए। फिर अपन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में आते हैं 1967 की। ये प्राइमरी एंटी टेरर लॉ है एम्ड एट प्रिवेंटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और टेररिज्म बाय एम्पावरिंग गवर्नमेंट टू बैन ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट एंड सीज एसेट्स। ठीक है, फिर ऑपरेशन सिंदूर, आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इंडियाज क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन आफ्टर पहलगाम अटैक। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, लोकसभा पासिस रिजोल्यूशन टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर फॉर 6 more months। तो मणिपुर में अगले 6 महीने के लिए और भी प्रेसिडेंट्स रूल बढ़ गया है। तो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन पास किया है लोकसभा ने 30 जुलाई 2025 को टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर। और फॉलोइंग एन बीरेन्स रेजिग्नेशन, एक इसके बाद हुआ था, ये लगा था फरवरी 2025 में, फॉलोइंग एन बीरेन सिंह रेजिग्नेशन, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। फिर आते हैं मणिपुर वॉज प्लेस्ड अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन फरवरी 2025, और वहाँ पे कौन सा वायलेंस चल रहा था, मीटी कुकी वाला डिस्प्यूट चल रहा था। एज पर आर्टिकल 356, तो जो प्रेसिडेंट्स रूल लगता है वो कौन से आर्टिकल के अंडर लगता है, आर्टिकल 356। पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एवरी 6 months, तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है टू कंटिन्यू प्रेसिडेंट्स रूल। द एक्सटेंशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो लोकसभा का भी अप्रूवल लगता है, राज्यसभा का भी लगता है। अब आर्टिकल 356 आप सभी को पता है कि इसमें प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करते हैं। फॉर स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यदि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाती तब। फिर आर्टिकल 352 की बात करते हैं तो इमरजेंसी प्रोविजंस लिखे हुए हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आर्टिकल 174(2) क्लॉज B की बात करते हैं तो गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। फिर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन की बात की जाए, इज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूड प्रेसिडेंट्स रूल। तो क्या चीज़ के लिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूड प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट की फैक्ट्स में कि मणिपुर ये मैंने बता दिया ही कि मीटी कुकी वायलेंस हुआ था। और जो मीटी है वो एथनिक ग्रुप है मणिपुर के, प्राइमरी जो इम्फाल वैली में रहते हैं, और उनको जाना जाता है उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, जो उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, कल्चर है और वैष्णवाइट हिंदू ट्रेडिशन है। वैसे यदि कुकीज़ो ग्रुप की बात की जाए तो ये एथनिकली रिलेटेड ट्राइबल कम्युनिटी है मणिपुर के, जो हिल एरिया में रहते हैं। तो मीटी कहाँ पे रहते हैं, वैली में, और कुकी रहते हैं हिल एरिया में। और इनके लिंग्विस्टिक टाइज है चिन कुकी मीज़ो ग्रुप के साथ, जो प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन है। ठीक है, तो जो मीटीज़ हैं वो हिंदू हैं और कुकीज़ हैं वो क्रिश्चियन है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, द कामचाटका क्वेक। अभी आप सभी को पता होगा कल काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आया और सुनामी आई। तो 30 जुलाई 2025 को 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया कामचाटका पेनिनसुला रशिया में, जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है, मेकिंग इट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स ऑन रिकॉर्ड। और जो क्वेक है उसका एपिसेंटर है सरकम पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट में, जिसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक आते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। तो क्वेक जनरेटेड वेव्स एज हाई एज 3 to 4 meters इन द कामचाटका एंड बेरिंग सी एंड ट्रिगर्ड सुनामी थ्रेट। तो यहाँ पे सुनामी थ्रेट ट्रिगर की थी सेवरल पैसिफिक नेशंस में। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेक सिंस 9.1 मैग्नीट्यूड तोहुकू क्वेक। तो जापान में 2011 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद का ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओनली 5 earthquakes of magnitude 8.5 or above occurred in the past 20 years, which are extremely rare.
तो कामचाटका तो मैंने बता दिया, ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट में है। तो यहाँ पे क्या है, जब द पैसिफिक बेल्ट विच ड्राइव्स मच ऑफ द रिंग ऑफ फायर्स एक्टिविटीज सबडक्टिंग अंडर बोथ कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट के अंदर जा रही है। अब की फैक्ट्स की बात की जाए तो रिंग ऑफ फायर मतलब जहाँ पे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं। कामचाटका पेनिनसुला, जैसे आप लोग जब ये डायग्राम देखोगे ना तो देखो रशिया का ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं कामचाटका पेनिनसुला, ठीक है। और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किसका है, कि हम डिजास्टर को कैसे रिड्यूस करेंगे, उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, सेक्रेड बुद्धिस्ट पिपरवा जेमस्टोन्स पुट अप फॉर ऑक्शन रिपैट्रिएटेड टू इंडिया आफ्टर 127 ईयर। तो बुद्धिस्ट का जो पिपरावा जेमस्टोन है ना, वो अभी वापस आया 127 साल बाद इंडिया में, और उसको ऑक्शन के लिए रखा गया है, ठीक है। तो रेलिक्स वर डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर किए गए थे, 1898 में, ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन इन पिपरावा स्तूपा इन सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मिला था, नियर इंडो नेपाल बॉर्डर। और यहाँ पे क्या क्या है, ऑर्नामेंट्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, दैट इज बिलीव टू बी दैट ऑफ बुद्धा, क्रिस्टल कैसेट्स है और सैंडस्टोन कॉफर है। तो ये जो साइट है ना, की फैक्ट्स में देखो, ये एंशियंट कपिल वस्तु वाली एरिया में है, एसोसिएटेड विथ लॉर्ड बुद्धाज अर्ली लाइफ। और जो 1898 की डिस्कवरी है बाय विलियम, किसने की थी डिस्कवरी, विलियम क्लैक्सटन ने, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन इंडिया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज है, ठीक है। अब यूनेस्को कन्वेंशन की बात की जाए 1970 की, तो ये प्रोहिबिट करता है और प्रिवेंट करता है इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर एंटिकिटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट की बात की जाए 1972 के, तो वो रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट को एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंटिकिटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। फिर अपन आते हैं अगले न्यूज़ में, दैट इज़ अनाउंसमेंट इंसेंटिव हाइक फॉर आशा ममता वर्कर्स इन बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट ने हाइक किया इंसेंटिव अमाउंट का आशा वर्कर्स के लिए और ममता वर्कर्स के लिए। किसके लिए, तो ये अनाउंसमेंट की है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने। तो आशा वर्कर्स विल नाउ रिसीव एन इंसेंटिव ऑफ 3000 रुपये पर महीने और ममता वर्कर्स 600 रुपये पर महीने। जो न्यू इंसेंटिव है वो बेनिफिट करेगा 95,000 आशा वर्कर्स को और 4500 प्लस ममता वर्कर्स को। अब आशा का फुल फॉर्म क्या है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ये हम सभी को पता है ना। ममता थोड़ा नया है हमारे लिए, तो मेटर्निटी केयर असिस्टेंस है। क्या है ये, मेटर्निटी केयर असिस्टेंस। अब आशा वर्कर हैं जो कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर्स हैं, जो ट्रेन किए जाते हैं टू एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और ममता वर्कर्स हैं वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में स्पेशलाइज करते हैं और ये यूएन के एसडीजी गोल नंबर 3 गुड हेल्थ और वेलबींग अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ बिहार एंड एमपी टू प्रिपेयर आर्ट प्रोजेक्ट्स। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सीबीएसई का इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार एंड मध्य प्रदेश आर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे आर्ट एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज के अंदर। और ये इनिशिएटिव अलाइन करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, बिहार और मध्य प्रदेश के बच्चे इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज में काम करेंगे और इससे अवेयरनेस होगी फोक आर्ट फॉर्म के बारे में, ट्राइबल आर्ट, क्लासिकल आर्ट, लोकल क्राफ्ट। तो इसमें मधुबनी रहेगी, गोंड, भील, वर्ली, पिथौरा, ये सब ट्रेडिशंस पे फोकस किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जो जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का, जो 2015 में लॉन्च हुआ था, ये नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है। क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन, और एनहांस करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू स्टेट पेयरिंग, कल्चरल एक्सचेंज और लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़। वैसे ही यदि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए 2020, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पॉलिसी है एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम, और इसको होलिस्टिक बनाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएगा और स्किल बेस्ड लर्निंग बनाएगा। किस पे काम होता है, 5+3+3+4, मतलब बेसिकली जैसे क्लास 2nd तक, फिर 3rd 4th 5th, फिर 6 7 8, फिर 9 10 11 12, ठीक है। तो 5+3+3+4। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, यूएन एंड अर्जेंट टॉक्स ऑन COP30 समिट कॉस्ट। तो यूएन क्लाइमेट ब्यूरो है, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी थी 29 जुलाई 2025 को टू एड्रेस द कंसर्न्स ओवर हाई एकोमोडेशन कॉस्ट्स इन ब्राज़ील। तो अभी क्या हो रहा है, COP30 होने वाली क्लाइमेट समिट ब्राज़ील में, तो उसके पहले ना वहाँ पे एकोमोडेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके रेफरेंस में यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी। तो इस बार की होस्ट कंट्री कौन है, ब्राज़ील, COP30 के लिए। वेन्यू इज़ बेलेम, ये रेन फॉरेस्ट सिटी है जहाँ पे बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो UNFCCC के बारे में देखते हैं क्योंकि उसी की COP की मीटिंग है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1992 में अडॉप्ट की गई थी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज by stabilizing greenhouse gas concentration and guiding global climate action through क्या चीज़ों से, क्योटो प्रोटोकॉल,
पेरिस एग्रीमेंट, और यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। फिर आते हैं अपन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, आरडीआई स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, आरडीआई स्कीम, 1 जुलाई 2025 को। इसका टोटल आउटले है 1 लाख करोड़ ओवर द 6 ईयर्स और 20,000 करोड़ कितने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसमें क्या है कि कोई भी ग्रांट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं दिए जाएंगे, ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाएंगे और इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, और मैक्सिमम 50% फंडिंग रहेगी फ्रॉम गवर्नमेंट और रेस्ट बाय प्रोजेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो की फैक्ट्स में देखो कि स्पेशल पर्पस फंड है अंडर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, लेवल 1 कस्टोडियन, और सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स हैं, उसमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज हैं, फोकस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बिराग, टीडीपी, आईआईटी रिसर्च पार्क्स। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 है उसके अबव वाले को मिलेगा, और स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एक्विजिशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है प्रीलिम्स वाला पार्ट। अब अपन आते हैं मेंस के इंपॉर्टेंट 2 एडिटोरियल्स में। तो सबसे पहला टॉपिक हमको देखना है बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम। तो बेसिकली हमको लीगल एड के बारे में पढ़ना है इसमें। तो मैंने इसका जो क्रक्स लिखा है वो देखते हैं कि हमको इसमें पढ़ना है लीगल फ्रेमवर्क और चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, मैं रेड पेन ले लेती हूँ। लीगल फ्रेमवर्क और चैलेंजेस क्या हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, पैरालीगल वॉलंटियर्स का क्राइसिस किस तरीके से हो रहा है और उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो उसी के रेफरेंस में हम पढ़ते हैं ये आर्टिकल कि क्या है अभी डिस्पाइट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड इंक्रीजिंग लीगल एड बजट, मतलब बजट भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो आउटरीच इनिशिएटिव्स है फ्री लीगल एड के इंडिया में वो काफ़ी कम है। तो इसका की हाईलाइट्स में क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क और कवरेज की बात की जाए तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में जो बनती है 1987 एक्ट में, वो मैंडेट करती है फ्री लीगल एड टू नियरली 80% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। और अभी ओवर 5.5 लाख पीपल जो है ना वो रिसीव कर रहे हैं लीगल एड बिटवीन अप्रैल 2023 टू मार्च 2024। तो बेसिकली ये 28% ड्रॉप हुआ है पिछले साल से। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की जाए ना तो जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है उसी के तहत बॉडीज़ बनती हैं। तो एक है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और दूसरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। लेकिन इसमें क्या है कि जो नालसा के फंड्स वगैरह है ना उसमें एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है, जैसे नो स्टाफ हायरिंग और व्हीकल प्रोक्योरमेंट विदाउट अप्रूवल। तो एक्सपेंडिचर बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर बजट और स्पेंडिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो लीगल एड फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ द टोटल जस्टिस बजट। फिर उसके बाद मेजर स्पेंडर्स कौन कौन है इसमें, हरियाणा, झारखंड और आसाम पर कैपिटा वाइज, और लीस्ट कौन स्पेंड कर रहा है, वेस्ट बंगाल। फिर पैरालीगल वॉलंटियर्स का भी क्राइसिस है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं ना वो बहुत कम हैं, उनको लो ऑनोरेरियम, मतलब उनको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, 500 से 750, तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग है ये। अब बेसिक चैलेंजेस क्या है कि फ़ंड का यूटिलाइजेशन नहीं है, जितना आ रहा है एटलीस्ट उसको तो यूटिलाइज़ करो सही तरीके से। फिर श्रिंकिंग पैरालीगल वर्कफोर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्म ऑनोरेरियम, तो यूनिफॉर्म ऑनोरेरियम नहीं है, और ऑपरेशनल हर्डल्स हैं। ठीक है, तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या है कि हम रिवाइज करेंगे ऑनोरेरियम स्ट्रक्चर को, बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे फंड के यूटिलाइजेशन को, इंक्रीज़ करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस को, स्ट्रेंथन करेंगे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और ऑडिट्स को, सोशल ऑडिट वगैरह करेंगे, और डिप्लॉयमेंट जिसमें इमीडिएटली हम वेकेंट पोजीशंस को फुलफिल कर सके जिससे कि हमारा लीगल एड सही हो सके और क्वालिटी ऑफ सर्विस एनहांस हो सके, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है ये आर्टिकल। अब अपन देखते हैं सेकेंड आर्टिकल, दैट इज मैनग्रूव्स कैन टर्न द टाइड ऑन इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी। तो बेसिकली इसमें मैनग्रूव्स का सिग्निफिकेंस देखना है। तो अपन देखते हैं इसके क्रक्स में कि क्रक्स में मैंने क्या लिखा है। तो इसमें ये है कि हमको ये देखना है मैनग्रूव्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, उनका सिग्निफिकेंस और स्पेसिफिकली इकोलॉजिकल रोल क्या है, मैनग्रूव कवरेज कितना है इंडिया में, कंजर्वेशन रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, और उसके लिए हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो आते हैं मैनग्रूव्स वाले आर्टिकल में। तो इसमें हमको देखना है कि मैनग्रूव्स क्या होते हैं। तो मैनग्रूव्स यदि मैं आपको बोलूँ कि जैसे मान लो ये लैंड और यहाँ से ये ओशन चालू हो रहा है, तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में रहते हैं प्लांट्स उनको हम बोलते हैं मैनग्रूव्स। इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उनमें ऐसे ऊपर ऐसे वाले रूट्स होते हैं, जैसे ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे रूट्स ऐसे बाहर निकले रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। फिर किसी किसी में ऐसे स्टिल्ट रूट्स होते हैं, किसी में नी रूट्स होते हैं, ऐसे 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 नी रूट्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रूट्स होते हैं। ये सेलाइन टॉलरेंट होते हैं, मतलब सेलिनिटी टॉलरेट कर लेते हैं। तो इनका इकोलॉजिकल और प्रोटेक्टिव रोल क्या होता है कि मैनग्रोव्स आर फॉरेस्टेड वेटलैंड्स जो सेलिनिटी को टॉलरेट करते हैं और नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं साइक्लोन, टाइडल सर्ज और इरोजन के टाइम।
ये मिटिगेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक का काम करते हैं। फिर मैनग्रोव कवरेज क्या है इंडिया में, तो 4900 स्क्वायर किलोमीटर का कवरेज है। मेनली कहाँ कंसनट्रेटेड है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। फिर ये क्रिटिकल है टू द लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज, स्पेशली ट्रेडिशनल फिशर्स एंड हनी गैदरर्स। और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मैनग्रोव इकोसिस्टम कुड वेनिश बाय 2050, ऐसा IUCN का एस्टिमेट है कि आधे से ज़्यादा मैनग्रोव्स खत्म हो सकते हैं। अब सक्सेसफुल स्टेट लेवल रिस्टोरेशन मॉडल की बात की जाए तो अलग अलग जगह कैसे रिस्टोरेशन हो रहा है, तो तमिलनाडु में 15 हेक्टेयर्स हैव बीन रिस्टोर्ड बाय MSSSRF। वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग, पॉल्यूशन, हाइड्रोलॉजी चेंजेस वगैरह रिवाइव किए गए हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र में, तो थाने क्रीक और मुंबई एरियाज आर अंडर रिस्टोरेशन, वहाँ पे श्रब प्लांटिंग की जा रही है। गुजरात में सस्टेनेबल कोस्टल हैबिटेट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम चल रहा है 5400 हेक्टेयर रिवाइव करने के लिए। और कंजर्वेशन के लेकिन चैलेंजेस क्या है कि अर्बन एक्सपेंशन होते जा रहा है रेगुलरली, एक्वाकल्चर है, पॉल्यूशन रिलेटेड टू डिग्रेडेशन ऑफ मैनग्रोव्स, फिर पॉलिसी एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है, लैंड यूज़ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, फंडिंग नहीं आ रही है सही तरीके से। लेकिन इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सुंदरबंस का एक मैनग्रोव का आप लोग याद रखना कि हेरिटेरिया नाम है। क्या नाम है? हेरिटेरिया। और ऐसे याद रखोगे तो सुंदरी ट्री, तो ये मैनग्रोव है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड ये ना एग्जाम्पल में काम आ जाता है, इसलिए मैं आपको बताई। अब स्ट्रेंथन करना है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सजेशन में हम देख रहे हैं। क्रिएट करना है नेशनल मैनग्रोव मिशन जिसमें और अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो सके। इंसेंटिवाइज करना है इको सेंसिटिव लाइवलीहुड्स को, जैसे बी कीपिंग, मैनग्रोव इको टूरिज्म, फिशरीज, ये सब। सैटेलाइट और AI टूल्स यूज़ करना है, इलीगल एनक्रोचमेंट वगैरह हटाना है। और स्ट्रेंथन करना है कोस्टल रेगुलेशंस को, जिससे एनफोर्स कर सके CRZ नॉर्म्स को, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन मिलते हैं शाम को इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के, ठीक है। तब तक आप लोग ये रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।